11th एंड 12th आज क्लासेज में स्वागत है। इससे पहले हम मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में बताए थे आप सबको। बाबर का देहांत आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि कितने ईस्वी में हुआ था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं, जिनका जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र। हुमायूं 4 भाई था। हुमायूं, हिंदाल, अस्करी, कामरान। हुमायूं चारों भाई आपस में बांट चुके थे। हिंदाल को मिला था अलवर मेवाड़ का इलाका जो आपको राजस्थान में है। अस्करी को संभल क्षेत्र था। कामरान को काबुल और कंधार। साथ ही साथ हुमायूं खुद दिल्ली के राजगद्दी पर बैठा था। तो हुमायूं राजगद्दी पर बैठने से पहले आपको एक इलाका था जिसका नाम था बदख्वासा प्रदेश, उसका ये सूबेदार हुआ करता था। जब पिता का देहांत हुआ तो ये आपको राजगद्दी पर बैठा और अपना चचेरा भाई सुलेमान मिर्जा को इन्होंने यहाँ का क्षेत्र दे दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले जब हुमायूं 1530 में राजगद्दी पर बैठा तो इनका भी चाह हुई कि मैं भी अपने साम्राज्य का विस्तार करूं। ये अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 1531 ईस्वी की बात है, कालिंजर का अभियान किया। जो कालिंजर आपको अगर कही जाए तो बाबर ने जो मध्य प्रदेश का इलाका पे आक्रमण किया था, जो आपको एक प्रमुख चंदेरी का युद्ध कहलाया था उनका। लेकिन हम लोग उस युद्ध से हम लोग को अब कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को उस युद्ध के बारे में बताया था। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि कालिंजर पर जो आक्रमण किया, कालिंजर अभियान जो आपको इन्होंने मध्य प्रदेश के इलाकों में आक्रमण किया था 1531 में। उस समय वहाँ के शासक आपको प्रताप रुद्र थे। कुछ ही समय के बाद यानी आपको प्रताप रुद्र जो है कुछ ही समय के बाद संधि कर लिया इससे, और ये आपको यहाँ से अभियान से निकलने के बाद ये 1532 ईस्वी में देवरा का युद्ध किया। देवरा के युद्ध में भी आपको कुछ ही समय के बाद अगर देखा जाए तो जहाँ भी इन्होंने युद्ध किया है तो कुछ समय के बाद आपको युद्ध जो होने के बाद यानी आपको संधि हो जाता है। तो आपको याद कीजिएगा जरा सा कि हम लोग इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के बारे में जानते हैं। महमूद लोदी और हुमायूं के बीच यहाँ युद्ध हुआ था। महमूद प्लस हुमायूं के बीच यहाँ आपको युद्ध हुआ था और एक आपको संधि हो गई थी। लेकिन इस अभियान के बाद हम लोग बात कर रहे हैं, ये जैसे ही 1532 की अभियान की बात समाप्त होती है हम लोगों की, तो 32 में ही हम लोग बात करेंगे 1532 में ही चुनारगढ़ के बारे में। चुनारगढ़ से जाने से पहले हम लोग एक बार जान लेते कि चुनारगढ़ का किला पर आपको शासक था कौन। तो यहाँ के शासक उस समय शेर खां थे। हम लोग एक नए वीडियो के माध्यम से यानी इसके बाद जानेंगे, जब मुगल वंश समाप्त होगा तो हम लोग शेर खां के बारे में, अर्थात शेर शाह सूरी यानी कैसे बने और कैसे ये आपको हुमायूं को चुनौती दिए थे। शेर शाह सूरी चुनारगढ़ का किला पर अपना जो आधिपत्य जमाया था, उससे पहले यहाँ लड़ा मलिका की आपको शासन थी। लड़ा मलिका के पति का देहांत हो चुका था। ये एक विधवा औरत थी, यानी इनके पति की अगर बात करें हम लोग तो इनके पति ताज खां इस दुनिया को छोड़ चुके थे। तो ताज खां आपको जो दुनिया को छोड़ चुके थे, तो आपको लड़ा मलिका एक विधवा औरत थी, इससे इन्होंने निकाह कर लिया यानी शादी कर लिया। तो इसके शादी करने के बाद ये इलाका तो आपको चुनारगढ़ शेर खां का दिन आ गया। तो चुनारगढ़ पर भी आपको घेराबंदी किया था हुमायूं, और इन्होंने बहुत जल्द ही इसके अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो अधीनता स्वीकार करने के बाद 1532 में जब अधीनता को स्वीकार कर लिया चुनारगढ़ में शेर खां, तो ये आपको आगे बढ़े। और आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं
कि चित्तौड़ की रानी कर्णावती थी। चित्तौड़ की राणा कर्णावती थी। कर्णावती ने एक पत्र और एक राखी भिजवाया था, यानी आपको कि हमारी रक्षा की जाए। राखी भेजी थी कि हमारी रक्षा की जाए, और वो गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण न कर दे, ये आक्रमण करने की वजह से कि ये आपको इसके बगल के क्षेत्र में है, ये आक्रमण करेंगे तो इनके क्षेत्र को जीत ले। तो उस समय में इन्होंने अपना भाई माना था हुमायूं को, और भाई मान करके एक राखी और एक पत्र भेज दी। किसको? तो हुमायूं को। तो हुमायूं को बचाना तो कर्तव्य था, लेकिन हम लोग बात करें तो उनके स्थितियों के बारे में, कर्णावती के बारे में, तो कर्णावती के पति का देहांत हो चुका था। पति राणा संग्राम सिंह थे। पति राणा यानी इनके जो पति थे राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह। तो राणा संग्राम सिंह की अनुपस्थिति में ये आपको चले हुमायूं को कि 1532 में ये चले यहाँ से आपको, उसके बाद चुनारगढ़ के बाद इसको बचाते। लेकिन जब तक में चित्तौड़ पहुंचते हैं तब तक में आपको ये जानकारी मिल जाती है, चित्तौड़ की रानी कर्णावती तो आपका इसको आवेदन दे ही थी, यानी सॉरी एक पत्र भेजी ही थी, लेकिन वो पत्र के राखी के साथ पत्र हुमायूं जब तक में पहुंचते हैं, कहा जाता है कि आपको बहादुर शाह को इस बात की जानकारी होती है, बहादुर शाह इसके ऊपर आक्रमण कर बैठते हैं। तो उस समय में जोहर एक प्रथा, हम आपको बताएंगे जोहर प्रथा के बारे में भी अलग से वीडियो बनाकर। तो जोहर प्रथा अग्निकुंड में ये आपको अपना प्राण की आहुति दे देती है, अर्थात चित्तौड़ की रानी कर्णावती। इसके देहांत के बाद इस क्षेत्र पर आपको हुमायूं आते हैं और इस क्षेत्र को भी जीत पूर्णतः नहीं पाते हैं। यही आपको स्थिति खराब रही हुमायूं का कि हुमायूं किसी भी क्षेत्रों को पूर्णतः जीत नहीं पाया था। उसके बाद इस क्षेत्र में भी पूर्णतः आपको शासन नहीं कर पाते हैं, फिर यहाँ से आगे निकल जाते। पुनः हम लोग कहते हैं तो 1538 में भी चुनारगढ़ को घेरा था। कौन? तो हुमायूं। उसके बाद आपको हुमायूं जो है बंगाल की ओर प्रस्थान करते हैं। तब तक में बंगाल को जीत चुका होता है कौन? तो शेर खां। तो बंगाल की ओर जैसे प्रस्थान करते हैं, क्योंकि बंगाल की जो आपको शासक के आमंत्रण पर ही, कहने का मतलब है कि बंगाल के शासक उस समय में जीत चुके थे। कौन? बंगाल की सत्ता को जीत चुके थे। कौन? तो शेर खां। तो शेर खां की ही यानी बंगाल के क्षेत्र पर नजर आया किसका? तो हुमायूं का। हुमायूं सोचा कि मैं इस क्षेत्र पर अपना अधिकार करूं। तो जैसे ही इस क्षेत्र की ओर आते हैं तो आपको तब तक में शेर खां इस क्षेत्र को छोड़ करके चले जाते हैं आपको बिहार की ओर, बिहार से चले जाते हैं आपको आगरा की ओर। लेकिन आपको तब तक में हुमायूं कुछ समय तक बंगाल में रहता है। बंगाल में रहने के बाद जब बंगाल से निकलता है हुमायूं तो वो बिहार की ओर आता है, लेकिन बिहार के ही आपको चौसा के पास आपको घेर लेता है। कौन? तो शेर खां। शेर खां आपको चौसा के पास किनको घेर लेता है? तो आपको हुमायूं को। और यहीं पर आपको लड़ाई होती है शेर खां बनाम आपको हुमायूं के बीच 1539 ईस्वी में। और ये इंतजार में रहते हैं शेर खां कि हम उस समय में युद्ध करेंगे जिस समय में आपको इस इलाका में बाढ़ आएगी। और बाढ़ आएगी क्योंकि बाढ़ से तो आपको परिचित हुमायूं तो थे नहीं, इसलिए शेर खां इस चीज की यानी इंतजार में थे कि जब आएगा बाढ़ उस समय में हम आक्रमण करेंगे। किनके ऊपर? तो आपको हुमायूं के ऊपर। तो आपको इसी इंतजार में रहते रहते संजोग देखिए कि बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ के समय में भी आपको 25 जून को आक्रमण कर देते हैं। कौन? तो आपको शेर खां। किसके ऊपर? तो आपको हुमायूं जो यहाँ आया रहता है। तो आपको हुमायूं और आपको शेर खां के बीच 25 जून को 1939 में ये युद्ध हो जाता है। इस युद्ध में आपको एक तरफ से तो बाढ़, दूसरा तरफ से कि रात में आक्रमण किया था, और आपको तीसरी घटना की आपको बाढ़ से परिचित नहीं थे हुमायूं। लेकिन ऐसी स्थिति में ये आपको युद्ध जो होता है इसमें घोड़ा सहित हुमायूं जो है गंगा नदी में ही कूद जाते हैं। और गंगा नदी में कूदने की वजह से आपको स्थिति यानी जब गंगा नदी में पानी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से आपको डूबने की स्थिति आ चुका था। किनका? तो आपको हुमायूं का। ऐसी स्थिति में हुमायूं बचना चाहा,
तो बचने के लिए तो उपाय तो था नहीं। ऐसी ही स्थिति में एक निजाम भिश्ती नामक व्यक्ति ने आपको इस युद्ध में गंगा नदी में जो कूदे थे, आपको हुमायूं इसको बचा लेते हैं। और बचाने के बाद ये बताते हैं कि मैं एक आपको हुमायूं बताते हैं निजाम भिश्ती को कि मैं शासक हूँ, मुझे आप पार करके नदी के पार ले चलो। नदी के पार ले जाने के बाद फिर वहाँ से निकलते हैं। निजाम भिश्ती को बोलते हैं हुमायूं एक दिन तुम आना हमसे मिलने के लिए। तो ये जाते हैं, बाद में इसकी कहानी हम लोग बाद में जानेंगे। ये जाते हैं और जाने के बाद एक दिन के लिए इसको शासक भी बनाया जाता है। तो चौसा के युद्ध में आपको हुमायूं का जान किसने बचाया था? तो निजाम भिश्ती ने बचाया था। चौसा युद्ध में आपको हार हो जाता है, हुमायूं का जीत हो जाता है शेर खां का। यहाँ शेर खां का जीत हो जाता है और शेर खां का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। फिर आपको बिलग्राम के युद्ध करता है हुमायूं और आपको शेर खां। तो बिलग्राम के युद्ध को हम लोग कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। और इस युद्ध में भी आपको जीत होती है शेर खां का। और इसी युद्ध के बाद शेर खां जब जीतता है, इसी युद्ध के बाद आपको हुमायूं को राजगद्दी त्यागना पड़ता है। और ये त्यागने के बाद यानी भागना, इसको ये यहाँ वहाँ छिप कर आता है, लेकिन राजगद्दी छोड़ना पड़ता है। यहीं से आपको शेर शाह सूरी ने यानी आपको शेर खां ने सूरी वंश का स्थापना कर बैठा। तो सूरी वंश का हम अलग से वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। इसके बाद 1542 ईस्वी तक आपको यहाँ वहाँ छिप कर रहते हैं कौन? तो आपको हुमायूं 1541 में ही शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद आपको उसको पुत्र होता है अकबर। तो इसकी वीडियो हमने आपको कहा कि अगले अध्याय में यानी बताएंगे हम आपको अकबर से जोड़ करके। तो आपको 1542 ईस्वी में ये निकल जाते हैं आपको यहाँ से काबुल की तरफ। काबुल चले जाते हैं, काबुल से फिर ईरान चले जाते हैं, वहाँ पे फिर शादी करके फिर वहाँ रहते हैं, ईरान में भी रहते हैं, फिर वहाँ से। लेकिन तब तक में इनको यानी जानकारी होती है कि धीरे धीरे आपको जो शेर शाह सूरी है ना, सूरी 5 वर्ष के बाद ही मर जाता। हुमायूं का जो आपको हुमायूं जब चला गया यहाँ से, तो यानी 1540 में इसको भागना पड़ा। तो उस समय में शेर शाह सूरी आपको स्थापना क्या सूरी वंश का। और सूरी वंश देखिए दुर्भाग्य क्या, सूरी वंश के संस्थापक आपको शेर शाह सूरी, उसका देहांत 1545 में हो जाता है। 45 में बाद उसके बाद उसका बेटा आपको इस्लाम शाह राजगद्दी पर बैठते हैं। वो भी 53 में आपको राजगद्दी से वो उसका भी आपको बेदखल यानी वो भी समाप्त होते हैं। उसके बाद उसका यानी अगला उत्तराधिकारी, लेकिन तब तक में आपको वो लोग कमजोर हो जाता है। ऐसी स्थिति में मच्छीवाड़ा में आपको आक्रमण करते हैं। जब वापस आता है कौन? तो आपको हुमायूं। तो मच्छीवाड़ा में आपको दोनों के यानी मच्छीवाड़ा जो लुधियाना के पास है, यहाँ युद्ध होता है तातार खां और नसीब खां के बीच 1555 में। और इसमें जीत हो जाता है किसका? तो आपको हुमायूं का। तो पुनः हुमायूं यानी भारत की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और लेकिन शेर खां का जो आपको उत्तराधिकारी था यानी उससे आपको सिकंदर से यानी आपको युद्ध होता है 1555 में सरहिंद में। और इस युद्ध में इसको प्राप्त करिए पुनः हुमायूं दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ जाता है। और बैठता इस प्रकार से हुमायूं पुनः आपको 1555 में यानी आगमन इसका हो जाता है। और इसके आगमन के साथ ही देखिए दुर्भाग्य, जो एक महल दीनपनाह 1533 में इन्होंने बनाया था दिल्ली में, यानी आपको दीनपनाह नामक नए नगर की स्थापना किया था और वहीं दीनपनाह भवन था। उसी भवन के पुस्तकालय में 1555 में तो राजगद्दी पर बैठा ही था। और 1 साल के बाद यानी 1556 ईस्वी में आपको दीनपनाह भवन के पुस्तकालय से सीढ़ी से उतर रहा था और 1556 में इसका देहांत हो जाता है। तो आप हमें बताएं कि हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन?